हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक हम जो देखने जा रहे हैं वो बोर्ड पे लिखा है मैंने, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। एक्चुअल में लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट के लेक्चर्स जो है वहाँ पे उसमें आपको मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म जो लास्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, वो हमने कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पे आज के लेक्चर में हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रादर ये जो चैप्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं, चैप्टर के जो सब पार्ट्स हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हर एक पार्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज हम लेने वाले हैं थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, नाम में ही देखो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होती है, किस तरीके से होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन मैकेनिज़्म में जो जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाले। सिंपल है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर आप कोई भी लेते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप कोई भी लेते हो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अगर आप कोई भी वहाँ पे लेते हो, तो आपको ये समझ में आता है वहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपको ज़्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाई देता है। कोवैलेंट बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। वो कैसे तैयार होता है, क्या तैयार होता है, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। आपको वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का स्टडी था, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स करके लेसन था, तो उसमें आपने वो स्टडी किया हुआ है। अब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिकली हमें ये चीज़ पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उससे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ अभी हमें ये देखना है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वो जो कोवैलेंट बॉन्ड है, वो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और दूसरा नया वाला कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्शन। चाहे वो कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हो, ऑर्गेनिक रिएक्शन लो, इनऑर्गेनिक रिएक्शन लो, वहाँ पे होता क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, ये जो है ये प्रोसीजर ही वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है नए सब्सटेंस को वहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये तो ठीक है कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा है आपने, मीथेन मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है ये देखा है, मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपने देखा है, मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, यहाँ तक आपने स्टडी किया है 10th स्टैंडर्ड में। अब अभी हम जो यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो कुछ कंसेप्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये हम क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं, टॉपिक बहुत छोटा सा है, बट इस टॉपिक में जो जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अब ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये किस लिए बता रही हूँ वो बता दूँ आपको। 11th स्टैंडर्ड में ये तो बहुत ही काम में आएगा, बट एज सुन एज 12th स्टैंडर्ड आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ मैकेनिज़्म, कुछ रिएक्शन के मैकेनिज़्म जो है वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। अब रिएक्शन मैकेनिज़्म में वो वहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक सबस्ट्रेट, रिएजेंट, इस तरीके से वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उसका मीनिंग हमें पता चलना बहुत ज़रूरी है, बगैर मीनिंग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो दीज आर द टर्म्स एंड दीज आर द कंसेप्ट विच आर इन्वॉल्व इन दिस टॉपिक, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैंने बताया है आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हो रहा है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स वहाँ पे होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड नए प्रोड्यूस कैसे होने वाले हैं, या नया वाला जो पार्ट है या नया वाला जो भी मॉलिक्यूल है वो कैसे फॉर्म होगा, पुराना जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और वहाँ से नया बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होगा। सो बेसिक सी चीज़ें हैं, बट यहाँ के जो कंसेप्ट है ये समझ लो। फर्स्ट कंसेप्ट में यहाँ पे अभी आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट कंसेप्ट आपको जो पढ़नी है यहाँ पे वो है सबस्ट्रेट के बारे में, सबस्ट्रेट, और दूसरी कंसेप्ट यहाँ पे है रिएजेंट के बारे में, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, ये दोनों के बारे में आपको साथ में पढ़ना होगा। अब ये साथ में क्यों पढ़ना है, बिकॉज एक एग्जाम्पल में, एक रिएक्शन में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है और दूसरा क्या है, रिएजेंट है। जनरली नॉर्मल रिएक्शंस में हम क्या देखते हैं, हमारे पास होता है रिएक्टेंट और हमें मिलता है प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारे पास होता है।
बट ऑर्गेनिक रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होते हैं, ये एक एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे देखते हैं। काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने वाले। अब क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन के एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे CH4 है, मीथेन मतलब कौन होता है, CH4। यहाँ पे क्लोरीनेशन हम करवा रहे तो Cl2 आना चाहिए। क्लोरीनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, UV लाइट के प्रेजेंस में होता है, ये हमें पता है, हम 10th में भी ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मिलेगा आपको CH3Cl प्लस HCl, ये होगा यहाँ पे क्लोरोमीथेन। ये यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोमीथेन। IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हो, नाम जो है वो आना चाहिए, या मिथाइल क्लोराइड भी कॉमनली आप उससे बोल सकते हो, बट स्पेसिफिकली IUPAC से क्लोरोमीथेन। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है मीथेन, ठीक है। ये यहाँ पे आपने रिएक्ट करवाया है इसे क्लोरीन के साथ। तो ये एक रिएक्शन हमने यहाँ पे ली। इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो है उनके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये जो दो होते हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। दीज आर सेड टू बी रिएक्टेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। स्पेसिफिकली अच्छे से समझ लो, सबस्ट्रेट कौन होता है, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड का प्रेजेंस हो, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, जो वहाँ पे क्या कर रहा है, जिसमें आपको चेंज दिखाई दे रहा है, जिसमें आगे जाके क्या दिखाई देगा, चेंज दिखाई देगा, वो क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। रिएजेंट कौन है, यहाँ पे किसकी वजह से चेंज हुआ है, क्लोरीन की वजह से चेंज हुआ है मीथेन में, तो क्लोरीन इज सेड टू बी रिएजेंट एंड बोथ टुगेदर आर सेड टू बी रिएक्टेंट्स। ये जो दोनों भी है, इन दोनों को क्या कहा जाएगा, रिएक्टेंट्स कहा जाएगा। ये यहाँ पे आपको क्लोरोमीथेन मिल रहा है, इसे क्या कहा जाता है, ये प्रोडक्ट है रिएक्शन का, ये मेन प्रोडक्ट है। और HCl जो है ये कहा जाएगा बाय प्रोडक्ट। ये क्या कहा जाएगा, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट कहा जाएगा। जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, बार बार एक ही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में जो कंसेप्ट्स आते हैं, वो कंसेप्ट्स हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करने वाले, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे सबस्ट्रेट और रिएजेंट, ये दो कंसेप्ट में हम यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीथेन है, मीथेन रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, यू विल गेट क्लोरोमीथेन एंड HCl, ठीक है। ये आपको वहाँ पे मिल रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि वहाँ पे कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, ये पर्टिकुलर सब्सटेंस मीथेन की हम बात करें, ये पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको कार्बन प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्ट करने के लिए वहाँ पे कार्बन प्रोवाइड कर रहा है। इसमें चेंज दिखाई देगा आपको, ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस लिया है इसमें चेंज आपको दिखाई देगा। सो ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा जिसमें चेंज दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट कहा जाता है। एंड द वन विच ब्रिंग्स आउट दिस चेंज, and the one which brings out the change in organic molecule is said to be a reagent। इसे क्या कहा जाएगा, reagent कहा जाएगा। और दोनों को साथ में क्या कहा जाता है, reactant कहा जाता है। These are the reactants for this chlorination of methane। अब यहाँ पे मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। और ये जो HCl है, ये HCl आपका क्या है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि वो रिएक्शन में वहाँ पे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, हमें एक्सपेक्टेड था ये प्रोडक्ट, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया ये। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये आपका क्या है, बाय प्रोडक्ट है। होपफुली आपको ये पॉइंट्स जो है ये समझ में आए होंगे कि सबस्ट्रेट कौन होता है, जिसमें चेंज होता है, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस कार्बन को प्रोवाइड करता है रिएक्ट करने के लिए, कार्बन को प्रोवाइड कर रहा है, या जो पर्टिकुलर सब्सटेंस में चेंज आपको दिखाई देगा, उसे क्या कहा जाएगा, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कहा जाएगा सबस्ट्रेट करके। एंड द वन विच ब्रिंग्स आउट change in a substrate is nothing but reagent. Both combined together are said to be reactants।
दोनों को एक साथ में क्या कहा जाएगा, रिएक्टेंट्स कहा जाएगा। जो मेन प्रोडक्ट आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलता है उसे क्या कहा जाएगा, वो प्रोडक्ट है, और उसके साथ साथ जो मिलेगा, जो वहाँ पे कम क्वांटिटी में होगा, इट इज़ सेड टू बी अ बाय प्रोडक्ट, इट इज़ सेड टू बी अ बाय प्रोडक्ट। सो ये ऑर्गेनिक बेसिस में मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसे कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं कि जहाँ पे ऑर्गेनिक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पे आपको दिखाई देता है। यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन के बीच में क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन था। आपने पढ़ा है वहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देमसेल्फ। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ये CH4 यहाँ पे बना है। उसको वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो तोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल बना है, यहाँ पे क्लोरीन बना है, एंड हेंस यहाँ पे CH3Cl एक प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है जो मेन प्रोडक्ट है, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ। सो दिस इज़ नथिंग बट मेन पॉइंट, ठीक है। अब ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स है कि जहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपका होता है, कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड वहाँ पे होता है, और उसमें क्या दिखाई देता है, आपको चेंज दिखाई दे सकता है बिकॉज ऑफ अनदर सब्सटेंस विच वी कॉल इट एज अ रिएजेंट, विच वी कॉल इट एज अ रिएजेंट। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, 4। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड आपको दिखाई देता है। सेकंड, आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जो सब्सटेंस कार्बन प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। और आप ये भी बोल सकते हो कि सबस्ट्रेट वो होता है कि जिसमें चेंज आपको मिलेगा, जिसमें चेंज रिएक्शन में होता है, उसे सबस्ट्रेट कहा जाएगा। रिएजेंट कौन होगा, रिएजेंट वो सब्सटेंस होगा जो सब्सटेंस वहाँ पे सबस्ट्रेट में चेंज आपको करवा देता है। सबस्ट्रेट में चेंज करवाने वाला जो सब्सटेंस है उसे क्या कहा जाएगा, रिएजेंट कहा जाएगा। प्रोडक्ट कौन होता है, मेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वी गेट एज अ आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट। और उसके साथ साथ जो छोटे से क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में जो एक प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है उसे क्या कहा जाता है, बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। सो ये जो था, ये थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। और भी यहाँ पे आपको जैसे ही केमिकल रिएक्शन या ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन आप देखोगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कोई इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं है। मतलब यहाँ पे आपने रिएक्टेंट्स लिए और यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं है। उस रिएक्शन में कुछ अनस्टेबल स्पेसीज का भी फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। मतलब दिखाई देने में तो आपको ये रिएक्शन यहाँ पे दिखाई देगी कि नहीं, ये एक ही स्टेप में आपने वहाँ पे दिखाई है, बट एक्चुअल में ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप प्रोसेसेस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप प्रोसेस। अब ये मल्टी स्टेप अगर है तो रिएक्शन के वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता होगा, बीच में कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, बीच में कुछ स्पेसीज वहाँ पे मिलते हैं, बीच में कुछ वहाँ पे इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं। वो जो स्पेसीज वहाँ पे अनस्टेबल फॉर्म होते हैं, जो चेंज होते जाते हैं और लास्ट में आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो ये वो जो बीच में आपको जो भी मिल रहा है, जो भी स्पेसीज आपको मिल रहा है, वो स्पेसीज को क्या कहा जाएगा, इंटरमीडिएट कहा जाएगा। उस स्पेसीज को क्या कहा जाएगा, इंटरमीडिएट कहा जाएगा। टू बी वेरी क्लियर, अब आप यहाँ पे देखो कि बहुत बार ये होता है कि कोई भी फिल्म हम देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो हमें सिर्फ सामने ये दिखाई देता है कि वो पिक्चर जो है वो कैसी चल रही है, सीन टू सीन उन्होंने अटैच किया हुआ रहता है। बट एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पे बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसे वहाँ पे होते हैं पॉइंट्स कि वो हम देख नहीं पाते कि बिहाइंड द सीन्स उन्होंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर शूट के लिए उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे सिनारियो खड़ा किया था, ये कोई दिखाता नहीं है। बट
इट इज़ नथिंग बट बिहाइंड द सीन्स जो भी हो रहा है वहाँ पे वो भी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे वो भी एक तरीके का प्रोसेस होता है, वो मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। एक फिल्म आपके सामने जब आती है, एक मूवी जब आपके सामने आती है, तो आप 2.5 आवर 3 आवर की वो मूवी वहाँ पे क्या करते हो, देखते हो। बट वो मूवी देखते देखते हम ऐसा नहीं सोचते वहाँ पे कि ये सीन जो है ये शूट करते वक्त उन्होंने किस तरीके से किया होगा। कोई एक्शन सीन है, वो शूट करते वक्त उन्होंने किस तरीके से किया होगा, डमी कैसे वहाँ पे यूज़ की होगी, ठीक है, डमी जो है वो वहाँ पे कैसे यूज़ की होगी। ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, दीज आर ऑल वहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट्स है, ये इंटरमीडिएट्स है। और फाइनल प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, वो मूवी जो आप देख रहे हो वहाँ पे बैठ के, वो मूवी आपका फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे होता है। दिस इज़ जस्ट अ रिजेम्बलेंस, ये रिजेम्बलेंस मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। बट बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन ये वन स्टेप प्रोसेस कभी नहीं होती। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन वन स्टेप प्रोसेस वहाँ पे नहीं होती। फिर क्या होता है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस वहाँ पे है। मतलब रिएक्शन आपको दिखाई देती है कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ है। लिखते वक्त ये दिखाई दे रहा है वन स्टेप रिएक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्चुअल सेंस में ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है। बीच बीच में ये रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होती है, बीच बीच में आपको बहुत से स्पेसीज़ वहाँ पे मिलते हैं, जो स्पेसीज़ अनस्टेबल होते हैं और वो धीरे धीरे करके फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँच जाते हैं। वो जो स्पेसीज़ होते हैं उनको इंटरमीडिएट्स कहा जाता है, वो इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है। और वही तो हमें देखना है 12th स्टैंडर्ड में कि हाउ रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड्स स्टेप बाय स्टेप। सो वो जो स्टेप बाय स्टेप हम बोलते हैं ना, दैट इज़ नथिंग बट कलेक्टिवली अ पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। वो पार्ट कैसा होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म का। अगला वाला जो पॉइंट है जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ, वो वही पॉइंट है कि कुल मिला के रिएक्शन मैकेनिज्म में हम कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे रहते हैं कि वो पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले। तो वो पॉइंट्स हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। वो भी पता चलेगा आपको कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो होगी, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे और किस तरीके से सबस्ट्रेट में चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कौन करवाता है वो तो पता है आपको, वो तो चेंजेस रिएजेंट करवाता है। वो क्या करवाता है, रिएजेंट होता है, वो चेंजेस करवाता है। सो हम यहाँ पे वो देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन जो है आपके आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं, ये पॉइंट्स क्या है एक्चुअल में, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी स्टेप जो मैंने यहाँ पे लिख के दी है, कंस्टिट्यूट रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जो पूरे पॉइंट्स यहाँ पे है, ये पूरे आपके कौन से पॉइंट्स हैं, आप देखते हो वो रिएक्शन मैकेनिज्म में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में रहता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो होते हैं वो एग्जैक्टली होते क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो मैकेनिज्म होते हैं उसका मतलब ये होता है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि वो मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं है, वन स्टेप प्रोसेस वहाँ पे नहीं होती। उसमें हो सकता है 2 स्टेप्स, 2 से ज़्यादा स्टेप्स बीच में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो वो जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स हम दिखाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। और फाइनली हम जो सामने रिएक्शन लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से होती है कि सबस्ट्रेट रिएजेंट रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और आपको मिल रहा है प्रोडक्ट, उसके साथ साथ अगर होगा तो बाय प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हम सामने लिखते हैं। एक्चुअल में वो रिएक्शन उतनी वहाँ पे सिंपल वे में नहीं होते। रिएक्शन होते होते पहले कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट वगैरह होगी। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने के वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड क्लीव हो गया, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से वो रिएक्शन जो होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन, वो मल्टी स्टेप प्रोसेस बन जाती है। वो मल्टी स्टेप प्रोसेस जिस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ती है, वो 4 मेन पॉइंट्स यहाँ पे हमने कवर किए हैं। और ये पॉइंट्स आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखो, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने में आपको बहुत काम में आएगा।
रिएक्शन मैकेनिज्म इज नथिंग बट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, सबस्ट्रेट लिया, रिएजेंट लिया और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ते बढ़ते बीच में आपको कुछ स्पेसीज मिल रहे हैं जिसे इंटरमीडिएट कहा गया। वो स्पेसीज धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट तक पहुंच गए। सो दीज स्टेप्स वर कंसिडर्ड एज अ मैकेनिज्म स्टेप्स, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टेप। ये हम यहाँ पे वर्ड्स में क्या करने वाले हैं उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ईच स्टेप। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हर एक स्टेप में आपको वहाँ पे दिखाई देगी। पहले ही मैंने आपको कहा था कि कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन की अगर आप बात करते हो तो कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स मिलते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में कोवैलेंट बॉन्ड उतना ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होता एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कोवैलेंट बॉन्ड में होना ये काफ़ी सिंपल है, मतलब हो सकता है। अगर आप आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं और आयनिक बॉन्ड में अगर आप बोलते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव हो रहे हैं इस साइड से उस साइड तक, थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता, बिकॉज आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड इज़ नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन। ठीक है, सो फॉरगेट अबाउट आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहली स्टेप ये होती है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ईच स्टेप। हर एक स्टेप में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सेकंड देखो, ये हम आगे लेने वाले हैं, इसके बारे में बताऊंगी मैं। बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड क्लीवेज, क्लीव होना, टूट जाना। बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वो बॉन्ड क्लीवेज भी हमें आगे ही पढ़ना है इसी ही लेक्चर में। तो बॉन्ड क्लीव होना, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर नया बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होता है। बहुत सिंपल है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्ड वाली स्टेप है अकम्पनाइंग चेंजेस इन एनर्जी एंड शेप्स ऑफ वेरियस स्पेसीज। अब आप यहाँ पे ये देखो कि अकम्पनाइंग चेंजेस इन एनर्जी, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में चेंजेस आ रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिएजेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे वहाँ पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें ये भी तो देखना चाहिए कि हर एक स्टेप पे एनर्जी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। हर एक स्टेप में एनर्जी चेंज होगी। बीच में जो भी इंटरमीडिएट्स आपको मिल रहे हैं, स्पीसीज आपको मिल रहे हैं, हर एक की एनर्जी क्या होगी, वहाँ पे चेंज आपको मिल जाएगा एनर्जी में। अब एनर्जी के साथ साथ और कहाँ पे चेंज मिलता है आपको, शेप्स ऑफ वेरियस स्पेसीज। शेप्स ऑफ वेरियस स्पेसीज मतलब जो भी एक पर्टिकुलर शेप होगा वहाँ पे। ठीक है, सपोज मैंने कहा कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन का क्लोरीनेशन होने के बाद क्या मीथेन का टेट्राहेड्रल शेप ही आपको आगे मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर हम कब दे सकते हैं, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म का डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर हमने जो सबस्ट्रेट लिया है उस सबस्ट्रेट में एनर्जी लेवल भी, एनर्जी चेंजेस भी अगर दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी लेवल पे अगर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो शेप्स में भी क्या दिखाई देंगे आपको, चेंजेस वहाँ पे दिखाई देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या है वहाँ पे, रेट मतलब क्या होता है बच्चों, रेट का मतलब होता है वहाँ पे स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, वहाँ पे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अब आपको आगे पढ़ना है, मतलब 12th में पढ़ना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर SN2 रिएक्शन। ये रिएक्शंस आपको आगे पढ़ने हैं। तो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हमें पहचानने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप होती है रिएक्शन मैकेनिज्म में, उस पर फोकस करना होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, हर एक रिएक्शन के स्टेप्स, हर एक स्टेप हमें पता होता है और उसका स्पीड भी हमें पता होता है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होती है रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो स्टेप कंसिडर होती है एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उससे ही हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। आप आगे 12th में RDS करके एक वहाँ पे पढ़ने वाले हो। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे स्लो स्टेप जो होती है उसे क्या कहा जाता है,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वहाँ पे कहा जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या है? रिएक्शन मैकेनिज़्म हर एक स्टेप जो यहाँ पे मेंशन है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सबसे पहले होने वाली है, सेकेंडली बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, ये होते होते वहाँ पे एनर्जी में चेंजेस दिखाई देंगे, शेप ऑफ स्पेसीज जो है उसमें चेंजेस दिखाई देंगे, एंड लास्ट में हम निकालते हैं रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। रेट निकालने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन की स्लोएस्ट स्टेप जो है मैकेनिज़्म में, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसे कंसिडर किया जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसी से ओवरऑल रिएक्शन का रेट वहाँ पे निकाला जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज़्म। अब हम आगे जो लेने वाले हैं, मैंने अभी आपसे कहा था कि आगे हम जो लेने वाले हैं इट इज़ ऑल अबाउट बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है सिंपल वे में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ये आप यहाँ पे बोल सकते हो। ये बॉन्ड क्लीवेज है। बॉन्ड क्लीवेज, यही वर्ड आपको आगे सुनाई देगा कि बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग बोलने से ये बेटर है कि ऑर्गेनिक में आप उसकी आदत लगा लो कि वो बॉन्ड क्लीवेज है। वो क्या है वहाँ पे? बॉन्ड क्लीवेज। सो लेट अस स्टार्ट विद द बॉन्ड क्लीवेज। एग्जैक्टली बॉन्ड क्लीवेज होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं बॉन्ड क्लीवेज के, ये भी देखने पड़ेंगे, बिकॉज येस वी हैव अ टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज एज वेल। इट इज़ अ काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे टूट रहा है। तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटने में हमारे पास कितने वहाँ पे टाइप्स होंगे? वहाँ पे 2 टाइप्स है, वो हम पढ़ने वाले। ठीक है। सो इसी लेक्चर में हम वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं बॉन्ड क्लीवेज। अब यहाँ पे देखो, बॉन्ड क्लीवेज के डायरेक्टली टाइप्स जो है वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। बॉन्ड क्लीवेज जो है वो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि बॉन्ड क्लीवेज इज़ नथिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिएक्शन मैकेनिज़्म। एंड बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ये जो भी मैंने यहाँ पे बॉन्ड रिप्रेजेंट किए हैं, अब अपने आप आपको पता होना चाहिए कि ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है उसके बारे में ही बात हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आयोनिक बॉन्ड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बिकॉज वी आर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बॉन्ड आपको मिलने वाले हैं वो बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनिक बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। सो स्पेसिफिकली बॉन्ड क्लीवेज में हम फोकस करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे। हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं? यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड पे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, अच्छे से याद रखो। बॉन्ड क्लीव होना मतलब बॉन्ड ब्रेक होना, बॉन्ड टूट जाना। ठीक है। सीधे से टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पे जाते, सीधे से टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज पे हम जाते। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज जो है वो पहला है यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरा है यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब यहाँ पे ये जो है होमोलिटिक, लिसिस मतलब टू ब्रेक डाउन, होमो मतलब कुछ वहाँ पे ऐसा होता होगा कि कुछ इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि होमोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक, अगेन लिटिक लिसिस का मतलब ही होता है टू ब्रेक डाउन। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इसे जानते होंगे कि ये जो वर्ड है लिसिस करके, तो उसका मतलब है टू ब्रेक। ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ को ब्रेक करना। ठीक है। तो हेटेरोलिटिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल अमाउंट में कुछ आपको नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ अनइक्वल आपको वहाँ पे मिल रहा है। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स होमोलिटिक क्लीवेज। ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रही हूँ, अदरवाइज होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज के लिए भी अलग अलग से लेक्चर्स वहाँ पे तैयार होंगे, क्योंकि वो इतना भी सिंपल नहीं है। होमोलिटिक क्लीवेज इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतना नहीं है, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि वो अभी समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो होमोलिटिक क्लीवेज, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये मैंने कंसिडर किया। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ए और बी से तैयार हुआ है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ए और बी से तैयार हुआ है, ए और बी के बीच में यहाँ पे है कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है? यहाँ पे
कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब होमोलिटिक क्लीवेज में होता क्या है कि एक बॉन्ड जो होता है वो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो आप 10th में भी पढ़ चुके हो, अभी भी मैं बता रही हूँ कि एक बॉन्ड जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज के बाद ये बॉन्ड जो है ये होमोलिटिकली टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ए के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो बी के पास जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे डॉट दे के रखा है ना, ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक वहाँ पे बॉन्डेड एटम के पास चला गया। बॉन्डेड एटम्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, ए एंड बी, ये क्या है आपके बॉन्डेड एटम्स है, ठीक है। ए एंड बी ये क्या है आपके बॉन्डेड एटम्स है, ठीक है। ये बॉन्डेड एटम्स होमोलिटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड जो है कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली क्लीव हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे ए की तरफ एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बी की तरफ दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ पे आपको ए और बी करके एक स्पेसीज़ वहाँ पे जनरेट हो गई। ये जो स्पेसीज़ यहाँ पे जनरेट हो रही है, ए वाली स्पेसीज़, बी वाली स्पेसीज़, इसे क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, और यू कैन से सिर्फ रेडिकल कहा जाएगा, ठीक है। उसे क्या कहा जाएगा, रेडिकल फॉर्मेशन कहा जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैडम आपने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये मैंने डिसाइड कर रही हूँ। बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं, बॉन्डेड एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है और जो कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं बॉन्ड क्लीव होने के लिए, वो डिसाइड करता है कि वहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा या हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन homolytic cleavage of covalent bond, one of the 2 electrons goes to one of the bonded atom and other is bound to other atom। बहुत ही सिंपल है कि होमोलिटिक क्लीवेज में होता क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज में 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्डेड एटम की तरफ जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्डेड एटम की तरफ जाता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है इसे क्या कहा जाएगा, फ्री रेडिकल कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, फ्री रेडिकल कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज में। हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या है बच्चों, अब देखो हेटेरोलिटिक क्लीवेज का मतलब है कि फिर से हम एक वहाँ पे कंसिडर करेंगे कि ए और बी के बीच में क्या है, वहाँ पे बॉन्ड हुआ है। ये बॉन्ड कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन है। कि कोई भी बॉन्ड आप कंसिडर करो, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोलिटिक कुछ अनइक्वल सा टूट चुका है ये बॉन्ड। अब क्या हुआ है देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है यहाँ पे कि ये जो बी वाला बॉन्डेड एटम है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बी वाला जो बॉन्डेड एटम है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। ये कंडीशन यहाँ पे हमने दी है, ठीक है। बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अच्छे से समझने की कोशिश करो। बी ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 10th स्टैंडर्ड तक ये तो कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ टेंडेंसी ऑफ